और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मुआशी बहरान के पेश नजर श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे ने अपना ये इस्तीफा दिया है। आपको बताएं कि लगातार मुल्क भर में मुजाहिरीन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह से श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि मुआशी बहरान के पेश नजर इमरजेंसी का भी वहां पर निफाज किया गया था। लगातार वहां की आवाम जो है वो मुजाहिरे कर रहे थे और इस्तीफे का अपने पीएम की मुतालबा कर रहे थे। तो अब ये बेहद अहम खबर कि महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका इस वक्त सख्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जिस तरह से वहां पर लगातार कई चीजों की कमी देखी जा रही है और हिंदुस्तान ने भी मदद का हाथ जो है वो श्रीलंका की तरफ बढ़ाया है। और अब ये बेहद अहम खबर कि वहां के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर, शाहीन बाग इंहदामी कार्रवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इंहदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया। सियासी पार्टी की तरफ से अर्जी दायर करने पर अदालत ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सीपीएम ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि आप कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं करते, आप किसी ढांचे को नहीं गिराएंगे। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, किसी ढांचे को नहीं गिराया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में मदाखलत से भी इनकार किया और दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू होने को कहा। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम आज ये मामला रहा है शाहीन बाग इंहदामी कार्रवाई मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसके ताल्लुक से आप तफसीलात चाहेंगे? आज देखिए, साफ तौर से शाहीन बाग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएम की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सीपीआईएम की तरफ से कहा गया कि जो गरीब लोग शाहीन बाग में हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीपीआईएम की तरफ से ये कहा कि इस पूरे मामले में आपकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की गई है, आप एक राजनीतिक पार्टी है और इस पूरे मामले पर राजनीति आप क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा फिलहाल सीपीआईएम से कि आखिर आपका इस पूरे मामले में स्टेक क्या है जी। सीपीआईएम की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है और एक विशेष वर्ग पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है जो तथाकथित गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरे मामले पर राजनीति ना करें। वहीं सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई है ना कि कानून के मुताबिक शाहीन बाग में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उस दौरान जब ये कार्रवाई चल रही थी तो शाहीन बाग में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच गए, कांग्रेस के तमाम वर्कर पहुंच गए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया है कि एमसीडी के द्वारा लगातार वहां पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है और अतिक्रमण को लेकर वो जो लोग अवैध सड़कों पर उन्होंने दुकानें खोली हैं उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और किसी भी व्यक्ति विशेष के घरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीपीआईएम की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसको वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए तो आप हाईकोर्ट में अप्रोच करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई इंटरवीन नहीं करेगा और जो राजनीतिक मामला है उसको कोर्ट लाने से बचे। ये नसीहत भी सीपीआईएम को फिलहाल कोर्ट ने दी है। तो इस पूरे मामले में जो लबोलुआब है हिना, वो ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे सीपीआईएम की तरफ से, उनको फिलहाल हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। संभवतः कल सीपीआईएम की तरफ से या आज शाम को शाहीन बाग के मामले पर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की जाए और जल्द से जल्द उस पर सुनवाई की मांग की जाए। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। दिल्ली के शाहीन बाग में इंसदादे तजावुजात मुहिम के तहत कार्रवाई के बाद सियासी जमातों से वाबस्ता लोग लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज भी मौके पर पहुंचे और शाहीन बाग की कार्रवाई को मुसलमानों पर जुल्म करार दिया। हटाने के नाम पर कार्रवाई हुई और मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि सिर्फ ये अतिक्रमण हटाया गया, वो भी यहाँ के लोगों ने खुद ही निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं।
जहां कांग्रेस के लोग पहुंचे, वहां MIM के दिल्ली के अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब भी यहां पहुंचे हैं। जिस तरीके की कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के जुल्म की इंतहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये होड़ लगी है कि कौन कितना बड़ा जालिम कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के जुल्म में मुख्यमंत्री ने कहा मैं बाबा बुलडोजर हूं, फिर उसकी नकल करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मामा बुलडोजर हूं। अब उसी की नकल करते हुए देश का गृह मंत्री जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला के कहते हैं कि मैं देखिए अमित शाह बुलडोजर हूं। वही अमित शाह बुलडोजर की पुनरावृत्ति आज शाहीन बाग में करने की कोशिश की गई और उनका स्तर देखिए वो यहाँ तक गिर गए कि वो एक शटरिंग का मतलब होता है पेड़ जीना, यानी कोई काम करने के लिए एक सीढ़ी लगाई जाती है, उसको अतिक्रमण बता रहे हैं। मैं समझता हूँ देश की जनता अब जान चुकी है कि ये कोई अतिक्रमण हटाने का इनका प्लान नहीं था। इनका सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करते हुए नजर आना था, वो आज जग जाहिर हो। आप कह रहे हैं अतिक्रमण हटाने का प्लान नहीं था, लेकिन बहुत सारे हमने खुद देखा है, दिखाया भी है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने खुद ही अपने तजावुजात अतिक्रमण हटाए हैं। तो अतिक्रमण तो मौजूद है। देखिए अतिक्रमण पूरी दिल्ली में मौजूद है। 1739 कॉलोनियां नजराइज हैं और आप चले जाइए बसंत कुंज इंक्लेव, सैनिक फार्म, चावड़ी बाजार, सब जगह अतिक्रमण है। अगर आप नोटिस दोगे तो जो एक लॉ अबाइडिंग लोग होते हैं वो अपने आप हटा लेते हैं। यहाँ के लोगों ने भी अपने अगर कोई चीज रख दी थी इस रोड पे तो अंदर कर ली। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोपेगेट किया गया, आदेश गुप्ता ने लेटर लिखा, आदेश गुप्ता किस हैसियत में लेटर लिख सकते हैं एमसीडी को, और एमसीडी किस हैसियत में उनकी बात मान रही है? एमसीडी उनकी गुलाम है। एमसीडी एक सरकारी संस्था है, उसे संविधान से चलना चाहिए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जब लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा लिया, छोटा मोटा इंक्रोचमेंट हटा लिया, तो उन्हें क्या जरूरत थी ये सब बवेला करने की? ये बवेला उन्होंने जानबूझकर करा, लेकिन पड़ गया उल्टा। जिस तरीके से तुम दबा के मुंह छुपा के भागी है एमसीडी और बीजेपी, उससे आज पूरे देश में ये पता लग गया कि ये इस लेवल तक गिर जाएंगे कि शटरिंग को अतिक्रमण बताने लगेंगे। मैं समझता हूँ अब इनका मुंह और इनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर शहर के काजी और जमीयतुल उलमा हिंद के कारगुजार यूपी जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने यूपी में बिला वजह बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी का कोई नुमाइंदा जुल्म के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। शहर काजी से इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। मुसलमानों के मसाइल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जमकर वोट किया, एक बार फिर से सवाल उठाया। शहर काजी कानपुर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, आपने विधायकों से मुलाकात की, आपके क्या सवालात रहे हैं? अखिलेश से आपके क्या सवाल हैं? सवालात क्या हैं? मसाइल तो दुनिया के अंदर आते और जाते रहते हैं और हैं भी। और ईद मिलन का एक प्रोग्राम था छोटा सा, तो कुछ विधायकों को मैंने बुलाया भी था, बैठक थी और कुछ आपसी गुफ्तगू होती है, कुछ आपसी गुफ्तगू थी, लेकिन कोई अखबार वाले पहुँच गए, कुछ उन्होंने लिख भी दिया। अब ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन सी जायज़ है कि जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो तो गलत है। उस पर कम से कम जो उस पर मेरे अखिलेश यादव को तो खासतौर से अपनी ज़बान खोलनी चाहिए। और पहले के मुकाबले में देख रहा हूँ कहीं कहीं निकलना भी शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ थोड़ा बहुत बोलने भी लगे हैं। लेकिन ये कि जो हक़ है, इस अंदाज से मुसलमान उनसे जुड़े थे, उस अंदाज से उनके ज़ख्म पर मरहम रखना जिसे बोलते हैं, वो उनका फ़र्ज था, सुना करना। आदम खान के मसले को तो बुनियाद। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको एक बार फिर से दे दें। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इस्तीफा दे दिया है। महिंद्र राजपक्षे ने ये इस्तीफा दिया है। आपको बताएं कि माशी बहरान के पेश नज़र उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है। दरअसल मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे श्रीलंका में और लगातार ये मांग कर रहे थे कि वहाँ जो पीएम है वो इस्तीफा दे दें। और अब ये खबर महिंद्र राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो श्रीलंका के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि वहां पर किस तरह से जरूरी दवाओं की किल्लत देखी जा रही थी, अनाज की किल्लत थी, वहां एटीएम में बैंक पे पैसे नहीं थे। लोगों ने एक खास तौर पर जो वहां के आम लोग थे वो सड़कों पर उतर आए थे और लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि अगर वहां की सरकार वहां के हालात को संभाल नहीं पा रही है तो वो फिर इस्तीफा दे दे। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने
इस्तीफा दे दिया है। महेंद्र राजपक्षे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही आधी रात को श्रीलंका में दूसरी बार जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई थी। और हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद हैं अनिल जी। चलिए उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे। अनिल जी, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये पहले से ही कयास आराइयां की जा रही थी कि वहां के जो पीएम है श्रीलंका के, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। किस तरह से देखेंगे आप इस पूरे हालात को? हाँ हिना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले हफ्ते जब ये इमरजेंसी दोबारा से लगाई गई जी, तब उस वक्त ये एंटिसिपेटेड था कि शायद महेंद्र राजपक्षे जो हैं जी, वो आज मंडे को रिजाइन कर देंगे। और कारण ये है कि लोगों का जो गुस्सा है वो ये पूरी डायनेस्टी के खिलाफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने पूरा मिसमैनेज किया है इकोनॉमी की, वहाँ की जो गलत पॉलिसीज अपनाई करी हैं, चाइना के साथ जो उनके डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हैं वो, तो ये सारी चीजें मिलजुल कर लोगों की हालत बहुत खराब है। तो खाने को नहीं, जैसा आपने बताया, फ्यूल की प्रॉब्लम है और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद फ्यूल की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लाइट वहाँ 12-13 घंटे 14 घंटे नहीं आ रही है। तो इस तरह की चीजों से सब चीजें एक तरह से मैं समझता हूँ क्यूमुलेटिव लोगों का जो गुस्सा है वो लीडरशिप के खिलाफ है। और लेकिन सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गोताबाया राजपक्षा जो प्रेसिडेंट है वो भी छोड़ें। हाँ। तो ये अब देखिए कि अगर इसके रिजाइन करने से आज प्राइम मिनिस्टर के शायद है कि कुछ फर्क पड़े और दूसरी सारी पार्टी मिलकर के कोई नेशनल गवर्नमेंट बना पाती है, तभी कुछ रास्ता संभव है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि सिचुएशन किस तरह सुधरेगी, क्योंकि बहुत असिस्टेंस चाहिए उनको। IMF के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, भारत पूरी तरह से अपनी जितनी भी मदद कर सकता है कर रहा है भरपूर उनको। जी। और अनिल जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत की आपने बात करी, जरूरी दवाएं भी जो हैं वो भारत की तरफ से रवाना की गई थी, साथ साथ वहां खाने की बहुत किल्लत देखी गई थी, वो तमाम चीजें तो जारी थी। हमारे जो एक डिप्लोमेटिक जो हमारे रिश्ते हैं उनको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने पड़ोसियों की मदद करे। लेकिन आप किस तरह से देखेंगे, 1-2 दिन में ये हालात नहीं बने श्रीलंका में। काफी अरसे से हम वहां पर देख रहे थे कि लोगों में डिस्ट्रेस देखा जा रहा था। पहले से इस जानिब वहां पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? देखिए, ये इनकी पिछली 10-12 साल की पॉलिसियों का नतीजा है। जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने चीन, जो महेंद्र राजपक्षे जब प्रेसिडेंट थे पहले खुद, तब उस वक्त उन्होंने चीन से बड़े बड़े हैवी लोन लिए और वो बिल्कुल वायबल नहीं थे उसमें कुछ। तो इस तरह करते हुए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। दूसरा, वहां पे आप अगर देखें कि 2 साल से जो पैंडेमिक की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। वहाँ टेररिस्ट अटैक हुए, उसके बाद से टूरिस्ट भी आने कम हो गए, फिर पेंडेमिक हो गया। तो ये सारी चीजें मिला करके और उसके बाद जो इतना बड़ा डेट उन्होंने ले रखा है, ऋण लिया हुआ है, वो सारा इतना बढ़ गया कि अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो ना उनके पास $50 मिलियन कह रहे हैं कि शायद बचे हुए हैं इस वक्त, जिससे क्या खरीद सकते हैं। तो भारत ने अपनी तरफ से 4 बिलियन के ऊपर का उनको हेल्प दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, फ्यूल सप्लाई किया है, बार बार उनको मेडिसिन दी हैं, क्योंकि भारत उनको एक परिवार की तरह मानता है अपने सारे पड़ोसियों को। तो मैं समझता हूं कि लेकिन जब तक इनको पूरी तरह से एक IMF का या कोई बड़ा इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे वहां पर, तो सिचुएशन को स्टेबलाइज करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज है कि लोगों की डेली की जो जरूरतें हैं उनको मुहैया कराया जाए। बिल्कुल सर। जी। और अनिल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप साबिक सफीर भी रहे हैं, आपने तमाम तर जो मुल्क हैं उनके हालात को भी देखा है। सबसे अहम यहाँ पर यही है कि जो आम लोग हैं उन तक जरूरी चीजें पहुंचाई जाए। उसके अलावा इस तरह के हालात आगे ना पैदा हों, क्या कुछ पूरी दुनिया पर, मतलब ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ करना चाहिए सबको मिलकर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसमें सबकी निगाहें उधर ही पड़ी हुई हैं। अब आप देखें, बड़े बड़े जितने भी ये मुल्क हैं सारे अब इस वक्त पैसा वहां पर डाले जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस वॉर को, बड़ा लड़ाई को चलने के लिए कर रहे हैं। लड़ाई चलती रहे इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर। इधर लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये जब तक चीज नहीं देखी जाएगी कि प्रायोरिटी क्या है आपकी करेक्ट, तब तक आप किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो भारत अपनी तरफ से जितनी कर रहा है, मदद कर रहा है, और भी कहा है कि करेंगे उसमें। इस तरह चीन का जैसे है कि अगर चीन ने इतने सारे उनके वो दिया है, तब चीन क्यों नहीं उनकी मदद के लिए आगे आता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो आप ये देखिए कि एक बड़ा अजीब तरह की सिचुएशन है कि छोटे मुल्कों की
जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको पहले आप वल्नरेबल बनाइए और ज्यादा, और उसके बाद में उनको मरने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही चीज दुनिया की हमारे नेबर हो, चाहे दुनिया के और देश हो, चाहे वैक्सीन के टाइम पर हो, वो सब देखते हैं कि भारत की एक अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर। तो मेरा कहना यह है कि ये तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आपने बात कही तो लोगों को ये सब देखना चाहिए कि भाई आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या में किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी IMF वाले आज शायद डिस्कशन करने वाले थे, वहां पे कुछ पता नहीं क्या होता आगे, बस उनका तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जी सर, और वहाँ के हालात पे लगातार नजर बनी हुई है, और आप जो कि इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए हम आपके जरिए नाज़रीन तक ये भी हम पहुँचाना चाहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें एक कंट्री में हो रही हैं, लेकिन इसके जो आइंदा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं अब उनका कहीं ना कहीं असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो इस वक्त हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, चाहे भारत में ही देख लीजिए आप, आज ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई, गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, और ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रेशर है जो इस वॉर की वजह से ऐसा सिचुएशन हुई। ऐसे दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां फूड सिक्योरिटी उनकी इम्पैक्ट हो गई है, उनको खाने मुहैया नहीं है, तो जगह जगह लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अशांति तो और ज्यादा बढ़ती चली आ रही है। इसलिए तो इसका जो नतीजा मैं समझता हूँ को सिर्फ ये है कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत सैनिटी हुई और दुनिया मिल करके, चाहे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या जिस भी तरह से, सबसे पहला होना चाहिए वॉर को रोका जाए, क्योंकि इस वॉर के चलते सब कंट्रीज इम्पैक्ट हो रहे हैं, और जो ज्यादा गरीब मुल्क हैं वो और ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ज्यादातर तो इसी टाइप की कंट्रीज हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी ये बात आगे ठीक हो सकती है, नहीं तो हम जो है और इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर, आपका बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और बेहद अहम यहाँ पर आपने तमाम तर जो अपनी राय रखी है, जिस तरह से तज्जिया किया है, बहुत ही अहम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबिक सफ़ीर अनिल तिलकुनायत जी, जो कि लगातार बता रहे थे कि किस तरह से जो श्रीलंका के हालात हैं उस पर तवज्जो देने की पूरी दुनिया को मिलकर जरूरत है, ताकि हालात जो है वहां पर मजीद बिगड़े ना। आपको बता दें कि श्रीलंका के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। अमानतुल्लाह खान ने इल्जाम लगाया है कि MCD शाहीन बाग का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वो गैर कानूनी तामीरात को पहले ही हटा चुके हैं। सारी RW के साथ में निकला, जो जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया, और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन JCB दे करके, अपनी फ्लड इरिगेशन से, अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, SHO ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी JCB लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर MCD वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, RWA साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत, ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये PWD का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये PWD का रोड है। ये देखो आप, PWD का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है, ये सारा रोड। ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक ACP के साथ में, MCD के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में, और यहाँ PWD के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पैड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे, मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी,
जहां इंक्रोचमेंट होगा मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। उधर कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि शाहीन बाग से ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि हमने गरीबों और मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता शुरू से, जब से बुलडोजर यहाँ आया है तब से यहाँ खड़ा है। हम लोग भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे और नेता भी आएंगे। हम गरीबों के आशियानों पर, गरीबों के रोजगार के किसी भी साधन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ एक कानून है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तजावुजात को किसी मजहब और जात से न जोड़ा जाए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जब उसका बम यहां फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के हफशिरमाल इलाके में फौज को मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ है, मगर अभी तक इलाके में एनकाउंटर शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि छुपे हुए मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी के लिए आमादा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फौज कई घंटों से मिलिटेंटों को हथियार छोड़कर बाहर आने की लाउडस्पीकर पर अपील कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को एक मुसद्दिका इतला मिली कि शिरमाल नामी गांव में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो अभी जो है कॉर्डन ऑफ शुरू किया गया है, घर घर तलाशी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है और यहाँ से हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। और जैसे ही जो अपडेट हमारे सामने आएगी वो हम नाजरीन तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल हम स्पॉट पर मौजूद है और यहाँ पर जो है एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शिरमाल, शोपियान। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।